नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एस्टेक लाइफ साइंसेज के बिजनेस मॉडल के बारे में। हम देखेंगे कि ये जो कंपनी है उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे डेवलपमेंट्स हुआ है। रिसेंटली यदि आप देखोगे तो जो पुरानी मैनेजमेंट है उसको टेक ओवर करके जो गोदरेज ग्रुप है वो कंप्लीटली इसको रन कर रहा है। ये कंपनी के जो फाउंडर है उन्होंने भी आप देखो तो रिसेंटली स्टेप डाउन किया था, और अनुराग रॉय जी जो नवीन फ्लोरिन में थे इनिशियली, now he is heading the Aztec Life Sciences. So I think Aztec Life Sciences currently एक इंटरेस्टिंग पोजीशन पे है बेस्ड ऑन जो डेवलपमेंट्स हुए हैं रिसेंटली। तो ये वीडियो में Aztec Life Sciences के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आदित्य मेरे साथ है। तो मैंने और आदित्य ने काफी जो वीडियोस है वो आपके साथ शेयर किए थे पहले, जैसे कि अनुपम रसायन हो गया, या मेघमनी ऑर्गेनिक्स है, इंडिया पेस्टिसाइड्स है, या इसके अलावा पंजाब केमिकल्स है। वैसे ही हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे Aztec Life Sciences के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट आदित्य विद कि Aztec Life Sciences के बिजनेस में कौन कौन से अलग अलग सेगमेंट्स आते हैं, वो कौन कौन से केमिस्ट्रीज में करंटली फोकस कर रहे हैं, एंड आगे जाके फ्यूचर में वो कौन से नए केमिस्ट्रीज में एंटर कर रहे हैं, दैट वी विल डिस्कस एज विल गो अहेड इन दिस वीडियो। ओके, सो पहले बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी के दो मेन बिजनेस डिविजन्स है। पहला है एंटरप्राइज सेल्स एंड दूसरा है उनका क्रैंक्स बिजनेस। तो एंटरप्राइज बिजनेस में दे सेल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर आल्सो नोन एज टेक्निकल्स and the bulk formulations, and as a part of their growth strategy the company entered into the CRAMS business in FY13। ये जो कंपनी है they have their expertise in triazole fungicide chemistry और इनके majority of the products are based on triazole fungicide chemistry। So also the company also gets the majority of their revenues from products in this category। इस category में उनके key products are hexaconazole, tebuconazole and propiconazole। ये तीन उनके की ट्राइजोल फंगीसाइड प्रोडक्ट्स है, और भी इसके अलावा दे मेक अ वाइड वैरायटी ऑफ ट्राइजोल फंगीसाइड्स। तो अभी फिर गोदरेज के एक्विजिशन के बारे में बात करते हैं। तो गोदरेज एग्रोवेट इनिशियली acquired a stake of 53.64% in the company for a consideration of 21 crores। The acquisition was done to drive the growth of the company by leveraging the Godrej brand and to realize the synergies between the two entities। तो उसके बाद से गोदरेज हैज कंटिन्यूअसली इंक्रीज्ड इट्स स्टेक एंड मिस्टर अशोक हिरेमत हु वाज द प्रोमोटर ऑफ द कंपनी ही केप्ट ऑन ग्रेजुअली सेलिंग हिज स्टेक एज यू कैन सी इन दिस चार्ट। बट आप देखोगे तो ये मोस्टली जो स्टेक है वो अशोक जी ने गोदरेज ग्रुप को ही सेल किया है, तो दैट इज बेसिकली अ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम द ओल्डर प्रमोटर टू द न्यू प्रमोटर। यस, और एक कॉन में एनालिस्ट ने सवाल पूछा था कि जो अशोक हिरेमत जी स्टेक बेच रहे तो क्यों बेच रहे। तो अशोक हिरेमत जी ने कहा था कि ही इज सेलिंग द स्टेक फॉर हिज ओन पर्सनल रीजंस एंड इट वोंट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। बट मोर इम्पोर्टेंटली वो समय में ये डिस्क्लोज नहीं था कि अशोक हिरेमत जी आगे जाके स्टेप डाउन करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनुराग राय ये कंपनी को करंटली हेड कर रहे हैं, जो पहले नवीन फ्लोरिन में काम करते थे। ओके, सो एंटरप्राइज बिजनेस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उसमें जो भी प्रोडक्ट्स वो लोग बेचते हैं दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन ट्राइजोल फंगीसाइड केमिस्ट्री। तो अब आते हैं उनके क्रैंक्स बिजनेस पे। द Aztec Life Sciences entered into the CRAMS business somewhere in 2012 as a part of their long-term growth plan. So the company got 2 contracts in 2014 for their CRAMS business. The first contract was with Nufarm, which is an Australian MNC for 10 years. And the second contract was with Sumitomo Chemicals, which is a Japanese company. So जब ये contracts sign हुए थे तो this contracts had a take or pay clause। मतलब या तो आप जो हमने आपके लिए बनाया है वो उठा लो, या तो आप उसके लिए हमको एक पेनल्टी पे करो अगर आप नहीं उठाते हो। And they plan to get 110 crores out of these 2 contracts in 2016। तो उनके क्रैम्स बिजनेस में उन्होंने कैसे डेवलपमेंट किया है वो उसको अच्छे से स्टडी करते हैं पहले। सो द क्रैम्स बिजनेस उनका बेसिक मॉडल बताऊं तो इट इज बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, और जो प्राइसिंग इसकी होती है इट इज ऑन अ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मॉडल। तो जो प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं दे आर डिटरमाइंड बिफोर द ईयर बिगिंस। मतलब दिसंबर जैन में ईयर शुरू होता है तो दिसंबर में प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं, और जो वॉल्यूम्स है उनका एक फोरकास्ट होता है से फॉर अ 3 ईयर पीरियड और मोर। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट्स में एक रॉ मटेरियल प्राइस थ्रू का भी एक रिवीजन होता है। मतलब द कंपनी कैन गो टू इट्स कस्टमर्स एवरी क्वार्टर फॉर प्राइस रिवीजन इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द प्राइस देन व्हाट वाज अग्रीड अपॉन। तो एक रॉ मटेरियल प्राइस थ्रू का क्लॉज रहता है। तो सीडीएमओ बिजनेस में कॉम्प्लीमेंट करने के लिए R&D चाहिए रहता है। तो
ये स्लाइड में आप देख सकते हैं कि उनके R&D में क्या क्या स्टेप्स वो लोग यूज करते हैं फॉर डेवलपिंग देयर प्रोडक्ट. सो 10 steps है which start from route selection to the product delivery to consumers in the required specifications. तो यहाँ पर एक पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड देते हैं कि क्रैम्स में जनरली आप देखोगे तो वी रिफर द क्रैम्स बेस्ड ऑन द इनोवेटिव साइड. बट ये जो क्रैम्स है जो एस्टेक लाइफ साइंसेस कर रही है, मुझे लगता है कि प्रोबेबली 90-95% ऑफ द क्रैम्स वो जो कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन द जेनेरिक मॉलिक्यूल्स. एंड प्रोबेबली आप देखो तो अभी कुछ उन्होंने मॉलिक्यूल्स का कुछ डिटेल्स दिया था कि सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स दे आर एंटरिंग इनटू द इनोवेटिव साइड आल्सो. तो ये एक डिफरेंशिएशन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप यदि देखोगे तो पीआई इंडस्ट्री जैसी जो कंपनीज है वो भी क्रैम्स या सीडीएमओ करती है, बट उनका मेजरली जो सीडीएमओ है या क्रैम्स है दैट इज फोकस्ड ऑन द इनोवेटिव क्रैम्स. बट एस्टेक लाइफ साइंसेस में ये एग्जैक्टली रिवर्स है. और इसीलिए यदि आप देखो तो पीआई इंडस्ट्रीज के जो रेवेन्यूज है या जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो FY23 में भी उसमें ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो रेवेन्यूज है वो इनोवेटिव बेस्ड क्रैम्स में है जिसमें ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं होता है. बट आप यदि बाकी सारे एग्रोकेमिकल्स के अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स देखोगे, एस्टेक लाइफ से ऐसे या हेरनबा है, इंडिया पेस्टिसाइड्स है या पंजाब केमिकल्स है, बहुत सारी कंपनीज है. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज में या ऑलमोस्ट एवरी कंपनी में इसमें इंपैक्ट आया है बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजन. जैसे चैनल इन्वेंटरी में आप देखोगे तो काफी इंक्रीज हुआ था. इसके अलावा जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है वो काफी आप देखो तो वोलेटाइल थे. चाइना ने यदि आप देखो तो रिसेंटली री एंट्री की है आफ्टर कोविड. या इसके अलावा जो फाइनल प्रोडक्ट के प्राइसेस है वो भी गिर गए हैं. कुछ केसेस में जो रॉ मटेरियल है इसकी वजह से भी राइट ऑफ हुए हैं. एनर्जी कॉस्ट बहुत बढ़ गई थी. तो ये जो जनरली सारे चैलेंजेस है वो मोस्टली जेनेरिक कंपनीज फेस करती है. बट जो इनोवेटिव बेस्ड क्रैम्स की कंपनीज है उसमें ये जो चैलेंजेस है वो आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आते हैं. इसीलिए पीआई इंडस्ट्री जैसी जो कंपनीज है दे आल्सो ट्रेड एट अ वेरी प्रीमियम वैल्यूएशन कंपेयर टू एस्टेक लाइफ साइंसेस. सो ये जो 10 स्टेप्स मैंने R&D में बताया, दिस हेल्प देम इन देयर CDMO बिजनेस. तो these steps sometimes depend on the complexity of the molecule. So a molecule जिसको 10 steps लगता है बनाने के लिए तो उसको ज्यादा R&D वर्क लगेगा वर्सेस अ मॉलिक्यूल जो 5 स्टेप्स में बन जाता है. So the company before commissioning their new R&D facility in Rabale, they were able to launch 3 to 4 molecules every year. And once this new R&D facility at Rabale has come online, it would help them to increase that bandwidth in the operations, and they would be able to launch more molecules per year. So the company plans to de-risk their business from triazole fungicides and develop other products with the help of the new R&D facility. So एक CRAMS business में one of the requirements is when you are into a CRAMS kind of business, you have to display the ability to handle various chemistry platforms. तो कंपनी अभी तक तो ट्रायाजोल फंगीसाइड्स में थी, तो नाउ दे विल एंटर इनटू अदर केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म्स लाइक फ्लोरिनेशन, कंटिन्यूअस फ्लो केमिस्ट्री, सल्फोनिल यूरिया एंड अदर्स. So for fluorination chemistry, they have onboarded Mr. Anurag Roy, who was earlier working as the chief operating officer at Navin Fluorine International Limited, which is a very well-known fluorinated based player. So the onboarding of Mr. Anurag Roy shows the commitment of Aztec towards the fluorination chemistry. So the company has spent extensively on their R&D in the last 3 to 4 years. यदि आप चार्ट में देखोगे तो FY23 में कुछ 2.26% स्पेंड किया है R&D में, which has almost gone to 3.5% in FY22. तो ये इससे ये दिखता है कि वो लोग क्रैम्स बिजनेस को लेके भी काफी सीरियस है, which is seen in their R&D spends. तो अभी क्रैम्स बिजनेस में अदर देन द एबिलिटी टू हैंडल डिफरेंट केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म्स, यू ऑल्सो नीड टू हैव अ लो डिपेंडेंस ऑन चाइना फॉर रॉ मटेरियल्स. तो इसके लिए उन्होंने 2 चीज़ें की थी. एक 45 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्लांट टू प्रोड्यूस द इंटरमीडिएट विच दे वर अर्लियर इम्पोर्टिंग फ्रॉम चाइना. ये प्लांट 2018 में कमीशन हुआ था. एंड दूसरा उन्होंने और एक प्लांट बैकवर्ड इंटीग्रेशन के पर्पज से 2019 में लेके आए, which helped them to avoid margin erosion for some of their products. The company was dependent on China for the raw materials of these products earlier. And फिर और एक मैंने previously बोला था कि other than triazole fungicides they plan to diversify in other products. तो recently August 2021 में they got a herbicide plant. तो अर्लियर जो ट्रायाजोल फंगीसाइड से ऑलमोस्ट 90% के रेवेन्यूज आ रहे थे, तो उनका प्लान ये था कि ये जो हर्बिसाइड प्लांट है अगस्त 2021 में जो लेके आए उससे थोड़ा तो ट्रायाजोल फंगीसाइड से कंट्रीब्यूशन कम हो और हर्बिसाइड से थोड़ा कंट्रीब्यूशन बढ़े.
Right. So the herbicide plant, उनका plan है कि it would be used only for the CRAMS business. The company was successful in commercializing an intermediate which would be used for the manufacturing of a patented herbicide. So this is one of those instances where they have been working for the patented CRAMS. तो the intermediate जो ये दो बनाए है for the patented herbicide, it is a high volume product. So the growth in CRAMS business of the company going forward would be driven by their current pipeline of CRAMS projects, which are a mix of herbicide and fungicide products going forward. तो इन्होंने CRAMS बिजनेस में क्या क्या किया एक बार रिकैप कर देता हूँ. R&D में एग्रेसिवली स्पेंड किया, चाइना डिपेंडेंसी घटाई एंड हर्बिसाइड का प्लांट बिठाया. तो ड्यू टू दिस दे इंक्रीज द रेवेन्यूज फ्रॉम द एक्सपोर्ट मार्केट. तो CRAMS बिजनेस यूजुअली जो रहता है इट इज़ अ एक्सपोर्ट बिजनेस, मतलब आप ग्लोबल इनोवेटर्स को सप्लाई करते. तो उनके जो एक्सपोर्ट रेवेन्यूज 115 करोड़ थे 2015 में, वो बढ़ के 391 करोड़ के हो गए इन 2022. तो देख सकते तो ऑलमोस्ट 3x जंप हुआ है. Right. तो सिमिलरली जो कंट्रीब्यूशन था एक्सपोर्ट बिजनेस से तो 41% था 2015 में, और 2022 में इट हैज रिजन टू 58%. Right. और इसके अलावा जो क्रैम्स का कंट्रीब्यूशन है वो भी थोड़ा थोड़ा करके उनके बिजनेस का इंक्रीज हो रहा है. आई थिंक कंपेयर टू लास्ट ईयर क्रैम्स का जो बिजनेस है दैट इज ऑलरेडी डबल्ड, बट उनका मेजर जो इम्पैक्ट आया उनके बिजनेस में FY23 में वो एंटरप्राइजेस बिजनेस था. सो अगेन आई विल रिपीट, दोनों प्रॉब्ली बिजनेसेस जो है वो जेनरिक बिजनेस है, बट क्रैम्स में यहाँ पर कुछ प्राइसिंग जो है वो पास ऑन कर सकते हैं उनके कस्टमर्स को. एंड आगे जाके मेजरली जो कंपनी का फोकस है दैट वुड बी ऑन द क्रैम्स बिजनेस. इसीलिए ही जो रबाले में उन्होंने R&D सेंटर लाया है, लगभग 110 करोड़ का उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था. सो वी कैन अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ द कंपनी. एंड आदित्य, उन्होंने जो हर्बिसाइड का प्लांट उन्होंने लाया था रिसेंटली 2021 में, सो कैन यू टेल कि उसके लिए उन्होंने कितना कैपेक्स किया था, उसके असेट टर्न्स क्या है, यानी मैक्सिमम रेवेन्यूज कितना पॉसिबिलिटी है ये उनके प्लांट से, एंड इसके अलावा व्हाट इज द करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, एंड इसको फुल कैपेसिटी को रैंप अप करने के लिए लगभग कितना समय लगेगा? सो हर्बिसाइड प्लांट के लिए उन्होंने कुछ 110 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था when they had set up this plant, and उन्होंने एसेट टर्न्स कुछ 1.5-1.7x का बताया था. तो ये हर्बिसाइड प्लांट में एक्चुअली दे आर स्टिल, वो लोग बोल रहे हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रैंप अप करने में 2 से 3 साल लगेंगे, एंड वो लोग एक एडिशनल हर्बिसाइड प्लांट बिठाने वाले जिसके डिटेल्स में आगे कवर करने वाला हूँ उनके केपेक्स प्लान में. तो अब तक हमने उन्हें देखा कि उन्होंने एंटरप्राइज बिजनेस में क्या किया और क्रैम्स बिजनेस में उन्होंने अब तक क्या किया है. सो लेट अस नाउ लुक एट व्हाट इज द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी फॉर बोथ ऑफ देयर बिजनेस सेगमेंट्स. सो फॉर द प्रोडक्ट्स इन द एंटरप्राइज बिजनेस द कंपनी फेसेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम चाइना. सो यहाँ पे उनका प्लान ये होगा कि टू एक्सपांड देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इन द एंटरप्राइज बिजनेस एंड हैव सम डिफरेंशिएटेड एडवांटेज टू रिमेन कॉम्पिटिटिव अगेंस्ट चाइना. This is including those products for which they are dependent on China for the intermediates and this. And the CRAMS business में उनका ये प्लान है कि to grow the CRAMS business by doing capital investments and partnering with global innovators to attain sustainable revenues and margins overall. तो अभी उनके केपेक्स प्लान की बात करते हैं. तो कंपनी का टोटल केपेक्स प्लान इज ऑफ 350 to 400 करोड़ फॉर FY23 एंड गोइंग फॉरवर्ड. तो इस टोटल केपेक्स में पहला 110 करोड़ दे स्पेंड फॉर द R&D फैसिलिटी रबाले में, जो अभी ऑनलाइन आ चुका है. द R&D सेंटर इज पार्ट ऑफ द कंपनीज प्लान टू ग्रो द क्रैम्स बिजनेस. पोस्ट कमिशनिंग ऑफ दिस R&D, देयर R&D टीम हैज गॉन फ्रॉम 70 to 100. फिर सेकेंड जो है हर्बिसाइड प्लांट में, वो लोग एक एग्जिस्टिंग हर्बिसाइड प्लांट में वो लोग एक 35 to 50 करोड़ का केपेक्स एडिशनल करने वाले. तो ये जो केपेक्स है वो Q3 FY24 में ऑनलाइन आएगा, और उनका ये एक्सपेक्टेशन है कि जब पीक यूटिलाइजेशन अटेन होगा 2 से 3 सालों में तो 230 to 270 करोड़ के रेवेन्यूज आएंगे, एंड अभी उससे भी ज़्यादा भी आ सकते हैं सिंस दे आर डूइंग दिस एडिशनल 35 to 50 करोड़ का एक्सपेंशन. तीसरा जो है 100 करोड़ है, वो लोग एक ग्रीनफील्ड एनपीपी प्लांट बिठाने वाले हैं. सॉरी, मैंने जो ग्रीनफील्ड एनपीपी बोला था वो 150 करोड़ का केपेक्स है. द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू कमर्शियलाइज दिस plant in the next 3 to 4 years, and the products under this NPP will be a mix of fungicides and intermediates. And final जो है 70 to 80 करोड़ उन्होंने उनका मार्ड फैसिलिटी में इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए रखा है. तो बेसिकली अभी आप
ग्लोबल इनोवेटर्स के साथ काम करना चाहते हो, आप क्रैम्स बिजनेस में इतना फोकस कर रहे हो, तो यू नीड टू हैव द फैसिलिटीज विच आर मैच द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो ये 70 to 80 करोड़ बेसिकली उसके लिए रखा है। तो ओवर एंड अबव दिस केपेक्स प्लान दे हैव रिसेंटली गोदरेज एग्रोवेट के कॉन कॉल में दे हैड मेंशन्ड अबाउट एस्टेक की दे आर प्लानिंग टू सेट अप अनदर एमपीपी, जिसका फेज 1 के लिए दे विल नीड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 करोड़। So the company is right now in the process of finalizing the location. तो I think महाड़ में नहीं होगा, कहीं और हो सकता है। तो this MPP plant would be needed to manufacture the products which the company is right now developing in their R&D, and this MPP will come on stream in December 2024. तो कंपनी का केपेक्स करने का आइडिया ये रहता है कि जो भी वो लोग केपेक्स करते हैं, दे एक्सपेक्ट अ एसेट टर्न ऑफ 1.5 to 1.7x. And the key here is to get the right product portfolio in this MPP, attain a particular capacity utilization, systematically add some of the new products via debottlenecking and scale up the capacities to generate revenues and profitability. तो उनके जो capacity expansions है, उन्होंने बोला है कि they have sufficient funding lines in place and hence they won't be planning a rights issue या debt या कुछ और to fund this capex. तो यहाँ से देखते हैं कि आगे फ्यूचर में कंपनी का क्या डायरेक्शन हो सकता है। सो सिंस द R&D हैज कम ऑनलाइन, उनका प्लान ये होगा कि टू कमर्शियलाइज एटलीस्ट 2 molecules एवरी ईयर गोइंग फॉरवर्ड फॉर द क्रैम्स बिजनेस। द कंपनी हैज गॉट 162 करोड़ फ्रॉम द क्रैम्स बिजनेस इन FY23। तो FY23 में उन्होंने कुछ 628 करोड़ का रेवेन्यूज किया था, तो 162 के हिसाब से द कॉन्ट्रीब्यूशन इज 26%। एंड उनका लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि दे क्रैम्स बिजनेस से वो लोग 50% लेके आना चाहते हैं। तो FY22 में 88 करोड़ किया था, तो देख सकते हो तो ऑलमोस्ट डबल किया FY23 में। सो द कंपनी till now has achieved good growth in their CDMO business because of the herbicide plant they commissioned earlier. The company has a good pipeline of CDMO projects and it's therefore planning to set up another herbicide plant. तो existing herbicide plant में 35 to 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्लस और एक herbicide plant लेके आने वाले। So this new herbicide plant they plan to bring in October or November 2023 as per what they have guided in their con call. फिर कंपनी का और एक स्ट्रेटेजी है कि टू एंटर न्यू केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म्स, गेन एक्सपर्टीज इन दैट केमिस्ट्री, एक्सपैंड द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ द products based on those chemistry and possibly do a backward integration till the KSM. तो इससे क्या होगा कि पूरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे they will have the control. तो उनको चाइना के पे डिपेंडेंट नहीं रहना होगा फॉर द इंटरमीडिएट या KSM, किसी और ज्योग्राफी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना होगा फॉर द इंटरमीडिएट और KSM. So the new products which the company will develop will be sold to existing customers with whom the company has a well-established relationship. And company right now is looking to develop new vendors in the domestic and foreign markets to reduce the dependency in China. तो चाइना डिपेंडेंसी का उन्होंने नंबर नहीं दिया है, बट उनका कोशिश यही रहेगा कि ये सिंगल डिजिट तक वो लोग लेके आए एटलीस्ट। राइट। तो यदि आप टोटल कंपनी का डेवलपमेंट देखोगे फ्रॉम द बेसिकली द गोदरेज के एक्विजिशन के बाद में स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली गोदरेज ग्रुप हैज ट्राइड टू डाइवर्सिफाई दिस कंपनी बिकॉज इनिशियली दिस कंपनी वाज मेजरली फोकस ऑन द ट्रायोजोल फंगिसाइड। उसके बाद में उन्होंने रिसेंटली हर्बिसाइड प्लांट बिठा के उससे वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। उसके बाद में मिस्टर अनुराग रॉय जो फ्लोरिनेशन के आप देखो तो एक्सपर्ट है नवीन फ्लोरिन में, वो करंटली कंपनी को होल्ड कर रहे हैं। डेफिनेटली आई थिंक ये कंपनी करंटली एक इंटरेस्टिंग पोजीशन पे है, बट यहाँ पर आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द वैल्यूएशंस पॉइंट। तो ये जो कंपनी है वो करंटली 4 times प्राइस टू सेल्स है। प्राइस टू अर्निंग मे नॉट बी द राइट पैरामीटर टू जज करंटली, बिकॉज आप देखो तो कंपेयर टू लास्ट ईयर यहाँ पर जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है बिकॉज ऑफ द रीजन विच आई मेंशन्ड अर्लियर, जैसे कि चैनल इन्वेंटरी ज्यादा है या रॉ मटेरियल में बहुत वोलेटिलिटी है, चाइना ने फिर से री एंट्री की है, जो फाइनल प्रोडक्ट की प्राइसेस है उसमें भी रिडक्शन आया है। सो पी के अकॉर्डिंगली आप ये कंपनी को मत देखिए, बट यदि आप प्राइस टू सेल्स भी देखोगे तो भी ये जो कंपनी है वो लगभग 4 times प्राइस टू सेल्स पे ट्रेड कर रही है, विच आई थिंक ये कंपनी थोड़ा प्रीमियम पे ही ट्रेड कर रही है। हमने एग्रोकेमिकल एज अ सेक्टर में लगभग 15 कंपनीज को ट्रैक किया है, जैसे कि इंडिया पेस्टिसाइड्स का हमने वीडियो क्रिएट किया, पंजाब केमिकल्स है या मेघमनी ऑर्गेनिक्स है, अनुपम रसायन है, इसके अलावा भी पीआई इंडस्ट्रीज या बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के बारे में हमने स्टडी किया है। और ये सब स्टडी करने के बाद मेरा पर्सनल कंक्लूजन ये है कि डेफिनेटली एस्टेक लाइफ साइंसेज यहाँ से एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। प्रोबेबली इन नेक्स्ट 10 years 15 years
जो पीआई इंडस्ट्री आज कर रही है वो एस्टेक लाइफ साइंसेस अचीव कर सकेगा। जैसे जैसे उनका क्रैम्स जो बिजनेस है उससे उनको ज्यादा रेवेन्यूज मिलेंगे, या जैसे जैसे वो इनोवेटिव बेस्ड जो क्रैम्स है, जो एक थोड़ा स्टेबल बिजनेस है, बेटर मार्जिन का बिजनेस है, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस है, तो ओवरऑल बिजनेस जो है वो स्टेबलाइज होते जाएगा एंड डेफिनेटली यहाँ से मार्जिन बेटर हो गए, या आरओसी आप देखोगे तो इंप्रूव होगा। इतना फ्लक्चुएशन या वोलाटिलिटी नहीं रहेगा उनके प्रॉफिटेबिलिटी में, बट वो इमीडिएटली नहीं होगा क्योंकि फ्लोरिनेशन का ऐसा नहीं है। सपोज आप नवीन फ्लोरिन जैसे कंपनी से किसी एक को लेके आते हैं तो इमीडिएटली ये जो बिजनेस है वो ग्रो नहीं होगा। इनको पहले प्लांट एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, एक R&D पे काफी एक अच्छा खासा हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्लाइंट के साथ रिलेशन मेंटेन करने पड़ेगा, न्यू रिलेशन डेवलप करने होंगे, एंड फाइनली इसका जो आउटकम है वो उनके रेवेन्यूज या प्रॉफिटेबिलिटी में आ सकता है, जिससे उनके जो मार्जिन है वो आगे जाके बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। सपोज ये जो स्टॉक है वो कुछ अच्छे वैल्यूएशंस पे आता है तो आई माइट थिंक टू एंटर इनटू इट, बट करंटली 4 टाइम्स प्राइस टू सेल्स ऐसे बिजनेस को पे करना, जहां पर करंटली भी आप देखोगे तो मेजरली उनके जो रेवेन्यूज है वो ट्राइजोल फंगीसाइड से ही आते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक इट इज अ बिट रिस्की फॉर मी। इसके कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि बाकी एक बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, जैसे कि पंजाब केमिकल्स को मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंगली इंडिया पेस्टिसाइड जैसी जो कंपनी है उसने डिस्पाइट हैविंग अ ह्यूज चैलेंजेस इन FY23 फॉर एग्रोकेमिकल एज अ सेक्टर, मुझे लगता है उन्होंने काफी बेटर परफॉर्म किया है। तो वी आर ऑल्सो क्लोजली ट्रैकिंग दिस कंपनी एंड मुझे लगता है कि उनके वैल्यूएशंस कंपेयर टू एस्टेक लाइफ साइंसेस काफी बेटर है। प्रोबेबली पंजाब केमिकल्स 1 टाइम प्राइस टू सेल्स पे ट्रेड कर रहा है या उसके नीचे भी होगा। इंडिया पेस्टिसाइड भी मुझे लगता है कि काफी अच्छे वैल्यूएशंस पे करंटली ट्रेड कर रहा है। सो डेफिनेटली एस्टेक लाइफ साइंसेस करंटली ये वैल्यूएशंस पे आई वोंट एंटर, बट हर एक कंपनी को स्टडी करना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी आप 15 कंपनी को स्टडी करोगे देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि हर एक कंपनी के क्या क्या अलग अलग प्रोडक्ट्स है। जैसे कि एस्टेक लाइफ साइंसेस ट्राइजोल फंगीसाइड्स में है, हेरनबा इंडस्ट्रीज पायरेथ्रॉइड्स में है, या पंजाब केमिकल्स के कुछ अलग प्रोडक्ट्स है, मेक मनी ऑर्गेनिक्स के आप देखोगे तो इसके रिलेटेड भी एक डिटेल वीडियो हमने क्रिएट किया था। सो पहले अलग अलग कंपनीज को स्टडी करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर ही आप चूज कर सकते हो कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है और किस में इन्वेस्ट नहीं करना है। सपोज आपने कोई एग्रोकेमिकल कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा और बाद में थीसिस चेंज हो जाता है, तो तभी क्या करना है, इसके लिए आपको सेक्टर का और इंडिविजुअल प्लेयर्स का नॉलेज होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे जाके वी विल बी प्लानिंग, ये जो 15 कंपनीज का कंप्लीट स्टडी हमने किया है उसके रिलेटेड विल बी क्रिएटिंग इंडिविजुअल सेपरेट वीडियोस ऑन ऑल कंपनीज, और इसके रिलेटेड एक डिटेल राइटअप भी हम लिखने वाला है valueeducator.com पे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दीज अपडेट्स। आपको एग्रोकेमिकल सेक्टर को डिटेल में अंडरस्टैंड करना है तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव आर्टिकल फॉर यू, जहां पे सेक्टर के डिटेल्स मिल जाएंगे, सारे इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के डिटेल्स मिल जाएंगे, प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन मिल जाएगा, या इसके अलावा जो अलग अलग प्लेयर्स है इनके बारे में इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल या एक पर्टिकुलर ब्लॉग होगा। तो ऐसे ही अलग अलग आर्टिकल से या ब्लॉग से या यूट्यूब पे मैं जो वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ, ये वीडियोस देख के आप भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कब करना है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर क्या है। सो डेफिनेटली आपको इससे काफी हेल्प हो जाएगा। ऐसा ही रिसर्च हम अलग अलग माइक्रो कैप स्टॉक्स के बारे में भी करते हैं, इतना ही डिटेल में करते हैं, प्रोबेबली इससे ज्यादा डिटेल में करते हैं, क्योंकि ये केसेस में हम एक्चुअल में उनके प्लांट्स में जाते हैं, साइट विजिट्स करते हैं। ऐसे एक साइट विजिट हमने रिसेंटली माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स के साथ की थी, सो दैट दे आल्सो अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है या कभी करना है। और इसीलिए मैंने माइक्रो कैप क्लब की शुरुआत की है, जिसमें मैंने काफी रिपोर्ट्स जो है वो आपके लिए शेयर की है। इसके अलावा अलग अलग मैनेजमेंट्स को हम वैल्यू एडुकेटर के प्लेटफॉर्म पे होस्ट करते हैं। इसकी जो डिटेल्स है आप यहाँ पर देख सकते हो, जहां पर ये जो मैनेजमेंट है अलग अलग कंपनीज की, वो उनके बिजनेस मॉडल के बारे में डिटेल में आप देखोगे तो जानकारी देते हैं। सो इट हेल्प्स इंडिविजुअली कि आपको कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या उनके बिजनेस के बारे में और जानकारी आपको इजीली मिल जाती है। इसके अलावा माइक्रो कैप क्लब ये कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां पर लाइक माइंडेड इन्वेस्टर्स आते हैं, वो अलग अलग स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उनका जो नॉलेज है वो शेयर करते हैं। इसके रिलेटेड हमने एक पोर्टफोलियो भी क्रिएट किया है, एंड लास्ट 11 मंथ्स में हमें ये पोर्टफोलियो में 45% के रिटर्न्स मिले हैं। और आप माइक्रो कैप क्लब का पोर्टफोलियो कंपेयर कर सकते हो निफ्टी से, स्मॉल कैप इंडेक्स से, जो अल्फा हमने जनरेट किया है। इसकी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। करंटली माइक्रो कैप क्लब में लगभग 290 से ज्यादा मेंबर्स है, एंड कंटिन्यूअसली माइक्रो कैप क्लब अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो यदि आपने अब तक माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर इसे ज्वाइन कर लीजिए। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अलग अलग सेक्टर्स की या स्टॉक्स की या जो माइक्रो कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स है, इनके बारे में लर्निंग की काफी अलग अलग एक्टिविटीज ये क्लब में शुरू होती है। तो इसके रिलेटेड जो भी डिटेल्स है मैंने मेरे वेबसाइट पे शेयर किया है,
वैल्यू एडुकेटर का एंड्रॉइड एंड iOS का ऐप भी है। तो जो भी मेंबर है माइक्रो कैप क्लब का, ये जो सारे रिपोर्ट्स है या वीडियोस है या जो भी इंफॉर्मेशन है सेक्टर वाइज, स्टॉक वाइज, या जो माइक्रो कैप क्लब का पोर्टफोलियो है, ये जो सारे डिटेल्स है आपको आपके मोबाइल पे यानी ये ऐप पे भी आपको मिल जाएंगे। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू एक्सेस दिस एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन। और माइक्रो कैप क्लब के लिए करंटली कुछ ऑफर्स भी है, यानी हम एक्स्ट्रा फ्री मंथ्स एडिशनली आपको दे रहे हैं। इसकी जो डिटेल्स है आप मेरे वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। माइक्रो कैप क्लब रिलेटेड 1 घंटे का एक सेपरेट वीडियो भी मैंने क्रिएट किया है। एक्चुअली इसकी क्या क्या डिटेल्स है ये वीडियो में आप देख सकते हो। और यदि आपको एस्टेक लाइफ साइंसेस का वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को एक नया वीडियो पोस्ट करता हूँ विद डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो कैप स्टॉक्स। सो डोंट मिस दिस वीडियोस एवरी सैटरडे एट 11 o'clock।